हेलो बच्चों, आज मैं थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ पावर शेयरिंग क्लास 10th की। तो हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था और बेल्जियम में क्या क्या टेंशन चल रही थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। आज हम ये पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने इसका हल कैसे निकाला, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। ठीक है। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। तो यहाँ पे है द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। यानी कि जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया एज़ कंपेरिजन टू श्रीलंका। उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज्ड किया, यानी कि पहचान की या कि रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की स्टडी की उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर। तो बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कि कितनी बार बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस सन में बदला था। तो 1970 से 1993 लगभग 23 इयर्स के पीरियड में बेल्जियम ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिससे कि कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए एक बेटर अरेंजमेंट किया जा सके, जिससे कि वो साथ साथ और हैप्पी और पीसफुली रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। अब इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था बेल्जियम के लोगों ने, बेल्जियम के लीडर्स ने, बहुत ही डिफरेंट था और पूरी दुनिया से अलग था और इनोवेटिव था, एकदम नया। कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, डिटेल्स आती हैं, पॉइंट्स लिखने को आते हैं, 3-4 पॉइंट लिखिए कि कैसे उन्होंने काम किया। बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे उसके एलिमेंट्स लिखिए। तो एलिमेंट्स, हमारा पहला एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे। ठीक है, हमने शुरू में देखा था कि डच में बेल्जियम के अंदर डच पीपल जो हैं आपके 59% हैं और 40% हमारे फ्रेंच पीपल हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे। अब लीडर्स ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी तरह एक बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैन पावर। तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के नेता यानी कि मिनिस्टर्स एक ही इक्वल होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। हर एक भाषा वाले ग्रुप से, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब भाषा वाले ग्रुप से स्पेशल लॉज रिक्वायर थे मेजॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए 10, जिसकी वजह से नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरी, यानी कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अपने आप से डिसीजन ना ले सके। यूनिलेटरी मतलब खुद से। जैसे कि श्रीलंका वाले केस में हमने देखा 74% सिन्हाला होने की वजह से वो अपने आप डिसीजन ले लिया करते थे। दूसरा एलिमेंट ये है हमारा कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अंदर 2 रीजन बनाए गए। ठीक है, कितने रीजन बने? 2 रीजन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। ठीक है। थर्ड एलिमेंट, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल के अंदर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट मिली। बिल्कुल अलग अलग गवर्नमेंट, एक कंट्री के अंदर और एक कैपिटल के अंदर, जिसमें भी दोनों कम्युनिटी से इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डच से भी और फ्रेंच से भी। अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। अब फ्रेंच स्पीकिंग हमने देखा था शुरू में कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो ज़्यादा है सेंटर में।
कैपिटल के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कितने हैं, 80% है, और 20% डच स्पीकिंग है। तो दोनों ने एक दूसरे को साझा करने के लिए, दोनों ने एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने के लिए, या कहें एकोमोडेट करने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट किया। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने ब्रुसेल्स में किया और डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में किया। ठीक है, फ्रेंच कैपिटल के अंदर ज़्यादा हैं और डच कंट्री के अंदर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट थे। चौथा एलिमेंट क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके अलावा क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट भी बनाई गई, जैसे कि हिंदुस्तान में, इंडिया में भी एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। इन्होंने थर्ड गवर्नमेंट का नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। वो कहीं पर भी रहते हैं, तीनों कम्युनिटी के लोग, वो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करेंगे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस गवर्नमेंट के पास भी पावर होगी, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड इशू की, कल्चरल से रिलेटेड इशू की और एजुकेशनल से भी। देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम के अंदर। तो ये यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर हेड ऑफिस भी है बेल्जियम में। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट बहुत ज़रूरी था लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, इवन फॉर पीपल लिविंग इन द बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फॉर। बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, तो जो लोगों में टेंशन चल रही थी फ्रेंच पीपल कम्युनिटी में और किसमें, डच स्पीकिंग कम्युनिटी में, उसको सॉल्व कर लिया गया। अब हमने इन 2 स्टोरी से क्या सीखा, श्रीलंका और बेल्जियम वाली से, बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री तो हैं, बट उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से टैकल किया, डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया। बेल्जियम में लीडर ने क्या रियलाइज़ करा कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की एक दूसरे के, तभी कंट्री को हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल उन्होंने अरेंजमेंट किया, डच ने फ्रेंच को एक्सेप्ट किया, फ्रेंच ने डच को एक्सेप्ट किया। श्रीलंका ने एक कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल शो किया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट। उन्होंने क्या करा कि इफ़ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या सोचा, अगर एक मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी अपने आप को इलेक्ट कर सकती है, सत्ता में आ सकती है, तो वो यूनिटी ऑफ द कंट्री को भी शो कर सकती है। उनका मानना ये था। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारा, वाई पावर इज शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लोगों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपकी वीडियो बनाता रहूँगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ से। ठीक, थैंक यू वेरी मच।